नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के हम इस ऑनलाइन सेशन में बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यह भी देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट हमें किस तरीक़ा से करना चाहिए, किस तरीक़ा से जवाब देना चाहिए, कितना लाइन में किस तरीक़ा से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस लैंग्वेज में करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स को हम लोग किस तरीक़ा से समझे, ठीक ना। तो फिजिक्स जो है से एक आपका फीलिंग सब्जेक्ट है। क्या है? फीलिंग सब्जेक्ट है, महसूस करने वाली सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है आपका फीलिंग करने वाली सब्जेक्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग फास्ट से फिजिक्स होता है और फास्ट से फीलिंग भी होता है। यानी फिजिक्स जो है से क्या है, फीलिंग करने वाली सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स के टॉपिक का अगर फीलिंग्स आ गया, फिजिक्स का फीलिंग आ गया, तो इससे यह माना जाता है कि आपको फिजिक्स आने लगा। और जब आपको फिजिक्स का फीलिंग आने लगेगा तो यानी कहने का मतलब ये है कि उससे आने वाले सारे प्रश्न का जवाब आप अपनी भाषा में ईजिली तरीक़ा से दे सकते हैं। और जब फिजिक्स के आने वाले प्रश्न का जवाब अपनी भाषा में दीजिएगा, अपनी भाषा में, तो उससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और इम्प्रेस होकर के आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स देने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हम फिजिक्स को रटे नहीं, बल्कि फील के साथ उसे क्या करें, समझें और समझ करके अपनी भाषा में उसे क्या करें, रिप्रेजेंट वहाँ पे लिखने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि किस सवाल का जवाब हमें कितना लाइन में कैसे देना होता है, किस तरीक़ा से देना होता है, कितना देना होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसको हम समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो क्वेश्चन को बताएंगे उसी के माध्यम से हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे के पूरे तरीके से क्रिस्टल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो बना है इतना बड़ा क्वेश्चन से मिल करके बना है और ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और माना कि ये एग्जामिनर ये दे दिया कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियस है भाई कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है इसमें, तो 5 मार्क्स को तो देना बनता है, ठीक है ना। ये तो कम मार्क्स में देगा, पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को पहले पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, फिर उसके बाद बोला गया है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम क्या है, फिर उसके बाद बोला गया है अगला टर्म में कि आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या को समझाएं, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक कंप्लीट एक क्वेश्चन को आंसर करने में हमें 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर तब मिलेगा जब इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें के बारे में पूछा वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, ठीक है ना। क्या बोला है, पहला टर्म में पूछा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये बोला है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव का क्या लिखे, डिफिनीशन लिखे अपनी भाषा में, ठीक है ना, लिखे। फिर दूसरा इसी क्वेश्चन का पार्ट है, दूसरा पार्ट है वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखे, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव जो आया उसके द्वारा जो नियम दिया गया उस नियम का क्या करें, डिस्कशन करें। फिर उसके बाद बोला गया है थर्ड पार्ट में कि आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या को समझाएं। यानी कहने का मतलब ये नियम जब दिया गया था तो उनके द्वारा एक फॉर्मूला आया था। क्या आया था? एक फॉर्मूला, व्यंजक आया था। फॉर्मूला मतलब कि व्यंजक, सूत्र, फॉर्मूला, ठीक ना, आया था। उस फॉर्मूला को किस तरीके से ड्राइव किए थे आइंस्टीन महोदय, उसको आप यहाँ पे क्या करें, व्याख्या यानी कि वर्णन करें। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तब जाकर के आपके एग्जामिनर खुश होकर के क्या देगा, 5 नंबर आपको देगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या गलती करता है कि वो आपकी भावना के साथ खेलता है। यानी आपकी भावना को क्या करना चाहता है, समझना चाहता है। क्या कैसे दे करके कि भैया वो बोलेगा ना कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव का क्या है, इसको 5 नंबर बस यहाँ दे देगा। और उसके बाद ये अगला टर्म जो है ना नहीं लिखेगा। अगला टर्म कहने का मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम को व्याख्या करने नहीं बोलेगा। ये दोनों टर्म को क्या कर देगा, गायब कर देगा। बस क्या देगा, बस इतना ही देगा, बस इतना देगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, इतना ही देगा, ठीक ना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, बस इतना देगा। इतना ही दे करके बोलेगा 5 नंबर में आपको इसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है आपको एग्जामिनर की भावना को क्या करना है, समझना है। वो पूछना चाहता है कि 5 नंबर में दिए है ना, तो केवल और केवल आप डिफिनीशन लिख करके मत छोड़ दो,
आपको उसका नियम भी बताओ और आइंस्टीन द्वारा दिए गए जो फॉर्मूला है उसको भी बताओ, तब जाकर के हम 5 नंबर देंगे। भले हम मेंशन करें या ना करें, लेकिन 5 नंबर में दिए हैं तो हम तीनों बात हम पूछना चाह रहे हैं, तब जाकर के आपको 5 नंबर देंगे, ठीक ना। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, उसका परिभाषा लिख देंगे तब नंबर 5 नंबर मिल जाएगा हमें, तो ये क्या है, आपका भूल है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी 5 नंबर मिलेगा। ये रहा पहली बात, ठीक ना। फिर दूसरी बात ये कहेगा कि भैया हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन हम इतना दिया एग्जामिनर, सपोज दैट क्या दिया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, अब बोल दिया यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स का है, क्या है 2 या 3 मार्क्स का। अब ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, छोटा मार्क्स मिलेगा हमको, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ होना चाहिए कि बस प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है उसका डिफाइन कर देंगे, उससे रिलेटेड अगर फोटो है तो फोटो बना देंगे, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। इतना कर ले हमको 2 to 3 नंबर इजीली हमें मिल जाएगा। कोई बच्चा क्या सोचेगा कि भैया हमको तो सब ये आता है, नियम भी आता है, उसका डिफिनीशन भी आता है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए फॉर्मूला भी हमें आता है, तो हम क्यों ना हो कि 2 नंबर में क्यों ना पूछे, 2 ही मार्क्स में क्यों ना पूछे, 2 ही मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में क्यों ना पूछे, हम नियम भी लिख दें, आइंस्टीन द्वारा दिए गए फॉर्मूला भी हम उसको ड्राइव कर देंगे, तो हमको मतलब कि नंबर तो मिलेगा। तो नंबर ऐसा नहीं कि 2 to 3 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं, जितना नंबर का है उतना ही आपको मिलेगा। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। तो जो बच्चा जो है से उसका परिभाषा लिख करके, डिफिनीशन लिख करके और उसको क्या किया, फोटो के साथ उसको इंड कर दिया, फोटो के साथ बस इतना लिख करके इंड कर दिया, उसको भी 3 नंबर का मैक्सिमम 3 नंबर मिलेगा। और जो बच्चा नियम भी लिखा, आइंस्टीन के बारे में भी लिखा, ठीक ना, तो उसको तो टाइम ज़्यादा लगा, तो उसको भी कितना 3 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे कौन तेज स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट तेज है जो बस डिफिनीशन लिख करके फोटो दर्शा दिया, फोटो रिप्रेजेंट कर दिया, उसको 3 नंबर मिला। अब ये स्टूडेंट जो है ये क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चन का जवाब देगा, और दूसरे क्वेश्चन का जवाब देगा तो ये क्वेश्चन, ये लड़का जो है जो इसका नियम लिखने में आइंस्टीन द्वारा दिया गया जो आपका फॉर्मूला उसको लिखने में लगाया, तो यहाँ पे इसका टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो हो सकता है इसका टाइम एंड हो जाएगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है लिमिटेड टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो जो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम ले रहा था इसी को लिखने में, दूसरा स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन का जवाब देगा, और दूसरा क्वेश्चन का जवाब देगा तो इसे क्या मिलेगा, इसको एक्स्ट्रा और नंबर मिलेगा, क्योंकि दूसरा प्रश्न का वो जवाब दिया। अब ये नहीं लिखेगा तो इसको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चला के ये करना चाहिए कि हमें जितना बोला है और जितना क्वेश्चन बोला उतना ही, और कितना मार्क्स का बोला है उसी हिसाब से हमें क्या करना है, जवाब देना है, ठीक ना। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, किस तरीके से, और अब ये क्वेश्चन जैसे क्या एक ही क्वेश्चन है, नहीं, ये क्वेश्चन एक नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन जैसे 4 तरह से 4 क्वेश्चन है। अब कैसे है, इससे रिलेटेड हमारा छोटा छोटा 2-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड हमको 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये बातें इसमें 3 क्वेश्चन कैसे और निकलेगा, एक क्वेश्चन ऐसे निकले, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव का क्या है इसको परिभाषित करें, तो ये 2 नंबर में बोलेगा, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियम क्या है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या करिए, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बोलेगा, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। कितना नंबर होगा, कितना क्वेश्चन होगा, 3 नंबर, और एक डिटेल में बोलेगा तो ये 4th क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से एक प्रश्न से हम 4 प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं, और चारों प्रश्न का जवाब हम इसी तरीके से देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम अब टाइम लैप्स किए बिना हम आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब हम अच्छे तरीक़े से देते हैं, फील कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और फील के साथ अगर समझा देते हैं आपको समझ में आ जाती है तो आप इजीली तरीक़े से वहाँ पे आप इसे डिलीवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए चलिए हम एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका हिंदी होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव, ठीक है। फोटो मतलब क्या हुआ, फोटो मतलब होता है प्रकाश, क्या होता है, लाइट, क्या होता है, लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत, वैद्युत मतलब कि विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तो उसे क्या होगा, इमिट होगा, उत्सर्जन मतलब इमिट होगा,
इमिट निकलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इमिट करेगा, तो उसका क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो देखने को मिला, ये प्रभाव जो देखेगा, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक लाइट हम लाइट सोर्स लेंगे और लाइट सोर्स को हम लोग मेटल प्लेट पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे। कहाँ पे, मेटेलिक प्लेट पे। यानी कहने का मतलब यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व्ड ऑन मेटेलिक सरफेस। क्या बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि कहने का मतलब यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव जो है केवल और केवल कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेटेलिक सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि आपको लाइट को हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा कहाँ पे, मेटेलिक सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर। अगर ये मेटेलिक सरफेस, अगर ये नॉन मेटल होगा, क्या होगा, नॉन मेटल पर लाइट स्ट्राइक करेगा, नॉन मेटल पे क्या आएगा, ये माना कि ये नॉन मेटल है, इस पे लाइट आएगा, तो इसमें जो है से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन विच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। पहला ऑप्शन में देगा मेटेलिक सरफेस, दूसरा ऑप्शन देगा नॉन मेटेलिक सरफेस, तीसरा ऑप्शन देगा तीसरा ऑप्शन देगा मेटल एंड नॉन मेटल बोथ सरफेसेस, एंड फोर्थ ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस। तो आपको किसको टिक करना है, किसको सही करेक्ट मानना है, मेटेलिक सरफेस पर। तो ये बातें आपको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल और केवल किस पे देखने को मिलता है, मेटेलिक सरफेस पर। यानी कि यानी लाइट स्ट्राइक करेगा तो मेटल के सरफेस पर टकराएगा, तभी जाकर के उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। ये रहा पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दूसरा बात क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। फोटो मतलब क्या हुआ, फोटो में अभी हम लोग देखें कि फोटो मतलब क्या हुआ, लाइट। फोटो मतलब क्या हुआ, फोटो मतलब लाइट हुआ। और लाइट क्या होता है, लाइट जो होता है, लाइट जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप, ऊर्जा का स्रोत, या रूप भी बोल सकते हैं, रूप। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है, ये ऊर्जा का रूप होता है। फिर एक बात आइंस्टीन महोदय ये बोले थे कि लाइट जो है से छोटे छोटे कण में पाए जाते हैं। यानी कि लाइट जो बना है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है। लाइट एक क्या है, पार्टिकल है। लाइट एक क्या है, पार्टिकल। लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज बिहेव्स लाइक एज अ पार्टिकल। जिस तरीके से कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, कण से मिलकर बना है। हमारा ही बॉडी किससे बना है, कण से मिलकर बना है। तो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। अब परमाणु को छोटा पार्ट क्या कहलाता है, सब पार्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक उसी तरीके से लाइट जो है पार्टिकल के जैसा भी आचरण करता है। कैसा, पार्टिकल के जैसा। अब जब पार्टिकल के जैसा आचरण करेगा तो लाइट का भी एक छोटा क्या होगा, पार्टिकल होगा। लाइट के पास भी एक क्या होगा, छोटा पार्टिकल होगा। लाइट के पास स्मॉलेस्ट मतलब इससे छोटा नहीं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोल देंगे, फोटोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फोटोन बोल देंगे, फोटोन। तो अभी हम लोग देखें कि लाइट जो है फोटो मतलब लाइट होता है। और लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। लाइट जो है से पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, तो लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, तो लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल होगा। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा ना लाइट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो है लाइट जो बना है किससे, फोटोन से मिलकर बना है। और लाइट में क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये जो ऊर्जा आया ना, लाइट में ऊर्जा वो कहाँ, किस में है, फोटोन में ही ऊर्जा है। यानी कि लाइट जो बना है फोटोन से, और उसी फोटोन में क्या है, ऊर्जा है। उसी फोटोन में क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब माना कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट, यहाँ पे रे ऑफ लाइट लेते हैं। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, ये पहला रे ऑफ लाइट है। दूसरा रे ऑफ लाइट ये लेते हैं। थर्ड रे ऑफ लाइट माना कि हम ये ले लिए, ठीक है ना। अब ये लाइट बना है तो ये अलग लाइट है, क्योंकि कलर इसका अलग है, ठीक है ना। ये इसका कलर अलग है, ये अलग लाइट है, ये अलग लाइट है, ये अलग लाइट है, ठीक है ना। अब इसमें जो फोटोन पाया जाएगा, इसमें जो फोटोन पाएगा इस तरीक़े से, तो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में पाया जाएगा इस तरीक़े से। और फोटोन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक क्या बनेगा, लाइट का रे बनेगा,
ठीक ना। और इसमें जितना भी फोटोन पाया जाएगा इसमें सब फोटोन के पास सेम एनर्जी होगा। माने अगर एक फोटोन को बोल दिए 10 जूल एनर्जी है तो कोई बोलेगा ना कि इस लाइट रे ऑफ लाइट में जो है फोटोन पाया जा रहा है और भी फोटोन का एनर्जी कितना होगा, सबके पास 10 जूल होगा। ठीक ना। ये दूसरा रे है क्योंकि इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, इसे दूसरे रे से रिप्रेजेंट किए हैं, तो माना कि इसके पास एनर्जी जो होगा ना वो अलग होगा इससे पहला से। थर्ड रे के पास जो फोटोन है उसके पास एनर्जी क्या होगा, अलग होगा। तो हर एक रे के पास एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ क्या होता है, फोटोन होता है, और हर एक फोटोन के पास डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। माना कि इसमें जो है 10 जूल एनर्जी है, इसमें एक फोटोन के पास 15 जूल एनर्जी है, इसमें एक फोटोन के पास कितना 20 जूल एनर्जी है। तो इसमें पाए जाने वाले जितने भी फोटोन होंगे ना, सभी फोटोन के पास एनर्जी जो होगा इसमें जो होगा वो सब में क्या होगा, 20 जूल होगा। माना कि इसका कितना है, इसमें माना कि 20 जूल एक फोटोन के पास, इसमें क्या 15 जूल एनर्जी एक फोटोन के पास, इसके पास 10 जूल एनर्जी एक फोटोन के पास। ठीक है ना। तो हर एक फोटोन में जो है एनर्जी क्या हुआ, अलग अलग रे के लिए, लेकिन एक ही रे में हर एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा, एक ही होगा। जैसे कहने का मतलब ये रे बना है, ये रे पहला रे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ठीक ना। तो पहला रे में एक फोटोन के पास एनर्जी अगर 10 जूल बोले तो इसमें अगर क्लोरो संख्या में रहेगा ना पहला रे में फोटोन, तो क्लोरो रे के पास जो एनर्जी होगा ना हर एक फोटोन के पास 10 जूल होगा। सेकेंड रे जो बना है उसका एक फोटोन का एनर्जी कितना है, 15 जूल अगर है, तो इस सेकेंड रे में जितना भी फोटोन पार्टिसिपेट लेगा सब फोटोन के पास ऊर्जा कितना होगा, 15 जूल होगा। ठीक है ना। थर्ड रे बना है जिसमें एक फोटोन का एनर्जी कितना बोल दिया, माना कि 20 जूल है। ठीक ना। तो ये फोटोन जो बना है इसमें, ये थर्ड रे को बनाने में जितना भी फोटोन यूज होगा इसमें सब फोटोन के पास, हर एक फोटोन के पास ऊर्जा कितना होगा, 20 जूल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस फोटोन को, इस रे ऑफ लाइट को बनाने में माने 10 फोटोन यूज हुआ, इस लाइट को बनाने में कितना 10 फोटोन यूज होगा, 10 फोटोन यूज हुआ। ठीक है ना। इस रे को बनाने में भी माना कि 10 फोटोन यूज हुआ, लेकिन ये फोटोन यूज हुआ तो इसके पास ऊर्जा अलग हुआ, इसके पास ऊर्जा अलग हुआ, इसके पास ऊर्जा अलग होगा। क्यों? क्योंकि माना कि सब में 10-10 है, सेम लेने से आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 10-10 इसमें लेनी, सब में 10-10 फोटोन, 10 फोटोन की संख्या, और हर फोटोन के पास एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अलग अलग है क्योंकि रे अलग अलग है। ठीक ना। इसमें 10 जूल का है, इसमें 15, इसमें 20 जूल का है। तो इस रे के पास कितना ऊर्जा होगा टोटल, और 10 फोटोन है तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ना कि 10 फोटोन है और एक फोटोन के पास 20 जूल, यानी कि 200 जूल एनर्जी होगा किसके, थर्ड रे के पास। ठीक है ना। सेकेंड रे के पास कितना एनर्जी होगा, सेकेंड रे जो बना है 10 फोटोन से भी बना है, लेकिन ऊर्जा एक फोटोन के पास 15 जूल है, यानी इसके पास एनर्जी कितना होगा, इसके पास एनर्जी 15 × 10, यानी कि कहने का मतलब 150 जूल एनर्जी होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से फर्स्ट रे कितने फोटोन से, 10 फोटोन से बना, एक फोटोन के पास 10 जूल एनर्जी है, तो 10 × 10 यानी कि 100 जूल एनर्जी होगा फर्स्ट रे के पास। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक रे बनाएंगे, अगर एक रे इस तरीके से लिए, ठीक है ना, तो इसका एनर्जी जो होगा वो एक फोटोन का जितना होगा उतना ही सारे फोटोन का इसमें सेम होगा। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं एक फोटोन के लिए एनर्जी होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला दिया गया था आइंस्टीन महोदय के द्वारा। किनके द्वारा, आइंस्टीन महोदय के द्वारा। आइंस्टीन महोदय क्या दिए थे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइंस्टीन महोदय ये बोले थे, आइंस्टीन साहब ये बोले थे कि अगर कोई एक फोटोन है, एक फोटोन का एनर्जी माना कि ई बोला गया, क्या बोला, ई अमाउंट 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, जो अभी बोल रहे हैं ना, ये माना कि ई वैल्यू है। ई का वैल्यू 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ये वैल्यू कहाँ से आएगा, 10, 15, 20, ये आएगा, आप फॉर्मूला लगाओ hc/λ से, hc/λ से। या इसी 10, 15, 20 का मान निकालने के लिए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के फॉर्म में बोलेंगे तो hc/λ, लेकिन इसी को ई का वैल्यू निकालना है 10, 15, 20, तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, उसका फॉर्मूला होता है h न्यू। ठीक ना। यानी कहने का मतलब आप अगर फॉर्मूला चाहे ऐसे निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए, आपका वैल्यू क्या आएगा, एक रे में जो फोटोन पाया जाएगा हर एक फोटोन का एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग एनर्जी क्यों हुआ, 10, 15, 20 क्यों हुआ, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एनर्जी 10 जूल हुआ, 15 जूल एक फोटोन, 20 जूल एक फोटोन के पास जो एनर्जी हुआ ना, वो किसके वजह से हुआ, अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग रे है तो अलग अलग उसका क्या होगा, वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ मतलब लैम्डा का मतलब क्या होता है, तरंगदैर्घ्य।
सॉरी, तरंग दैर्घ्य ऐसे होगा, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य ये हो गया, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, लैम्डा, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब हर एक फोटोन का ऊर्जा जो है वो डिफाइन किससे होगा, वेवलेंथ से। और जब वेवलेंथ देगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये hc/λ लगाना होगा, hc/λ लगाना होगा। लेकिन अगर उसी फोटोन का अगर फ्रिक्वेंसी देना दिया रहेगा तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू दिया रहेगा तो लैम्डा लगाने से तो हमको आंसर नहीं आएगा, हमें फ्रिक्वेंसी यानी कि म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक ना। तो जब म्यू का वैल्यू दिया रहेगा तो ये लगा करके बीच वाला ना लगा करके ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एच न्यू लगाएंगे, और जैसे एच न्यू लगाएंगे तो उस फोटोन का क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फोटोन का ऊर्जा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे आश्रित है, तरंगदैर्घ्य और फ्रिक्वेंसी, मतलब कि फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर, ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। लैम्डा को हम लोग आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब एक अगर दिए गए फोटोन की आवृत्ति दिया रहेगा तो भी उसका एनर्जी निकल जाएगा, एक दिए गए फोटोन का वेवलेंथ दिया रहेगा तो भी हमें उसका एनर्जी निकल जाएगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन महोदय के द्वारा, आइंस्टीन महोदय के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे सब टर्म के बारे में समझते हैं। ई क्या है, एक फोटोन का एनर्जी, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जो यहाँ एच है वही एच यहाँ पे है, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी होता है यानी आवृत्ति होता है, ठीक ना, उस फोटोन का आवृत्ति। अब यहाँ पे सारे टर्म को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बारी बारी से लिख देते हैं। चलिए कैसे इस चीज़ को क्रॉप करते हैं। चलिए ये चीज़ें यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सारे टर्म को यहाँ पे लिखते हैं। क्या पहला टर्म क्या है, ई है, ई क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी, ठीक ना। अब इस जो फोटोन का एनर्जी निकालना उसका वेवलेंथ लैम्डा होगा, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, और इसको इंग्लिश में वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन लैम्डा से करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा, ठीक है ना, ये वेवलेंथ। और इसका हिंदी क्या होता है, इसका वेवलेंथ का हिंदी जो होता है वो होता है, इसका हिंदी तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक ना। अब इसी फोटोन का जो होगा अपना क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, और अपना ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी को किससे सूचित कर रहे हैं, न्यू से, किससे, ये न्यू से, ये इसको NEU न्यू बोलेंगे, ठीक ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसका हिंदी नाम क्या है, हिंदी में इसको आवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवृत्ति। अगर किसी भी फोटोन का क्या निकालना है, फोटोन का अगर ऊर्जा निकालना, एक फोटोन का ऊर्जा निकाली, जब उसका आवृत्ति माना कि 10 जूल दे ले रहे, 10 हर्ट्ज देगा, 10 को पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमको क्या यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं, ये तो लैम्डा का टर्म है, एच न्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर वेवलेंथ दिया रहेगा, नैनोमीटर में दिया रहेगा, तब लैम्डा कहाँ, लैम्डा इस बीच वाला में है, तो बीच वाला में लगाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो हमको एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म क्या है, इसमें हम लोग ई देख लिए, लैम्डा देख लिए, न्यू देख लिए। अब दोनों में जो है सिर्फ एच आया है, क्या है, एच आया। एच को हम लोग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट बोलेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, ठीक है। ये चीज़ें, इसको हिंदी में प्लांक नियतांक बोलेंगे। कहीं अगर हिंदी में गलत लिखे तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हिंदी हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो प्रयास कर रहे हैं हिंदी में डिलीवर करने का जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है। बाकी आपको हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म, ई, लैम्डा, न्यू, एच को हम डिस्क्राइब कर दिए। अब एक टर्म बचा है क्या, सी बचा है, क्या बचा है, सी जो है से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल रहा, इमिट हो रहा, उसका स्पीड क्या, स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, इन वैक्यूम, किसमें, इन वैक्यूम। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, प्रकाशीय चाल किसमें, निर्वात में, निर्वात में। और निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें जो है आइंस्टीन के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था, उन सारे फॉर्मूला का जो टर्म है जिसका रिक्वायरमेंट है, सारे चीज़ के बारे में हम यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं कि कौन सा टर्म का यूज कब करेंगे। एनर्जी का अगर वैल्यू निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब लैम्डा दिया रहेगा तो बीच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, E = hc/λ लगाएंगे, और अगर वेवलेंथ दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो h लगाएंगे। दोनों से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हर किसी का वैल्यू क्या आएगा, एक ही फोटोन के लिए आएगा। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में यूज करेंगे, ये वेवलेंथ के टर्म में यूज करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग और पढ़ते हैं, क्या है, सॉरी, प्रैक्टिस छूट गया इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा। चलिए अब यहाँ पे जो है एनर्जी के बारे में पुनः फिर से और फर्दर डिस्कशन करते हैं। E इक्वल टू क्या, E = hc/λ, या E = वही एनर्जी जो होता है एक फोटोन का h होता है। इससे क्या एक डिस्कशन निकालेंगे इम्पोर्टेंट, वो देखते हैं। तो चूंकि देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या है, लैम्डा है, यानी तरंग दैर्घ्य, ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो तरंग दैर्घ्य का मान जितना ज़्यादा रखेंगे एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि बड़ा टर्म से भाग देंगे तो उसका भागफल का जो वैल्यू आता है वो कम आता है, क्या आता है, कम आता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीक़ा से अगर वेवलेंथ का मान कम ना करके आपकी ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे, पहले क्या रखें, पहले ज़्यादा रखे तो एनर्जी कम मिला। अब वेवलेंथ का मान क्या करेंगे, वेवलेंथ के मान को अब हम लोग क्या कर लेंगे, वेवलेंथ के मान को घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे तो एनर्जी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी मेटेलिक सरफेस पर लाइट को स्ट्राइक कराएंगे, लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो हम ऐसे लाइट को डालेंगे जिसका ऊर्जा क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो हम ऐसे वेवलेंथ के लाइट को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा लैम्डा की लाइट को सिलेक्ट करेंगे जिसका ऊर्जा क्या हो, ज़्यादा हो, और ज़्यादा के लिए उसका तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, कम से कम चाहिए। देखिए ना, अगर तरंग दैर्घ्य कम रहेगा तभी तो ऊर्जा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, बल्कि कम वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट करेंगे, ताकि hc/λ में पुट करेंगे ना तो वैल्यू क्या मिले, एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। अब माना कि वेवलेंथ ना दे करके फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो कैसा फ्रीक्वेंसी का, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कि कम से कम फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है कि ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करना है, क्या करना है, ज़्यादा एनर्जी अगर ऑब्टेन करना है तो फ्रीक्वेंसी ऊपर में है, तो ऊपर वाला टर्म बड़ा जितना रखेंगे उतना ही तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा ना, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ लाइट लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को सिलेक्ट करेंगे, उस पर स्ट्राइक करवाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, और एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो मेटेलिक सरफेस पर पड़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे एनर्जी को, और ग्रहण करके वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, मेटेलिक सरफेस से हट जाएंगे। इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी हट जाएगा, ये जल्दी स्केप कर जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, फॉर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, फॉर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति शुड बी
should be high and wavelength should be low. wavelength should be low. ठीक ना। तो इस तरीक़े से वेवलेंथ कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा, उस लाइट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है और सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जब टकराएगा तभी जाकर के मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस द अमाउंट ऑफ लाइट कंडीशन शुड बी हैविंग फ्रीक्वेंसी हाई एंड वेवलेंथ लो। ठीक ना। तो आपको इसी ऑप्शन को क्या करना, सिलेक्ट करना है कि हम ऐसा लाइट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और वेवलेंथ क्या हो, कम से कम हो। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो भी ऊर्जा ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो भी ऊर्जा ज़्यादा होगा, जिससे कि वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन, और उसको ले करके ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक ना। फिर एक बात और आएगा आगे जा कर के, एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी, हिंदी बहुत वीक है मेरा। ठीक है ना। एक वर्णी मतलब कि एक, वर्णी मतलब रंग, यानी एक रंग का प्रकाश। यानी कहने का मतलब ना कि एक रंग का प्रकाश अगर हम वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सिंगल वेवलेंथ का। यानी कि चूँकि जानते हैं कि रेड कलर का लाइट का वेवलेंथ अलग होता है, ब्लू का अलग होता है, ग्रीन का अलग होता है। तो यानी कि रेड लेंगे तो सारा लाइट का रे जो होना चाहिए रेड का ही होना चाहिए, ब्लू लेंगे तो ब्लू का ही होना चाहिए। यानी सिंगल वेवलेंथ, यानी एक रंग का प्रकाश, एक रंग का ही प्रकाश क्या करेंगे वहाँ पे, स्ट्राइक करवाएंगे। ये ना कि अलग अलग वर्ण का प्रकाश वहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे। तो उससे आपका ये फिनोमेना देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रयास करना है कि एक ही वर्ण का प्रकाश वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे जिसका एनर्जी क्या हो, सफिशिएंट हो। और सफिशिएंट होने के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और वेवलेंथ कम होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए। और जब पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होगा और एनर्जेटिक होकर के उससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार के होने की घटना ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो हम बहुत अच्छे तरीक़े से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किए। ठीक है ना। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है तो क्या है। तो चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंग्लिश में इसको हम लोग बोलें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कहने का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव। तो हम लोग क्या किए थे कि एक पर्याप्त मात्रा में क्या है, प्रकाश आ रहा है। पर्याप्त मात्रा में प्रकाश कब कहलाएगा, जिसका आवृत्ति क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब वो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा का प्रकाश सतह से टकराएगा, किस सतह से, धातु की सतह से टकराएगा, तो धातु के इलेक्ट्रॉन उस पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अब ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो इसको निकलने के लिए माना कि 10 जूल ऊर्जा की जरूरी है। कितना, 10 जूल की ऊर्जा की ज़रूरत है। ठीक है ना। इसके पास माना कि अपना कुछ ऊर्जा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो माना कि 1 जूल का एनर्जी है, तो लाइट से कितना लेगा, ये 9 जूल का एनर्जी और लेगा। क्या लेगा, 9 जूल का एनर्जी लेगा। ठीक है ना। तो जितना मिनिमम से मिनिमम ऊर्जा की जरूरी पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्यफलन, यानी कि ऊर्जा का वह मान जिससे धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके, लाइट से ऊर्जा को ग्रहण करके इमिट हो जाते हैं, उस न्यूनतम मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे सतह के इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, सतह पर का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा का वह वैल्यू जिससे कि सतह के इलेक्ट्रॉन निकले, तो उस ऊर्जा का न्यूनतम वैल्यू को हम लोग वर्क फंक्शन, यानी कहने का मतलब कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो कार्यफलन क्या होता है, ऊर्जा का न्यूनतम वैल्यू जिससे कि धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन, अंदर के नहीं, धातु के सतह पर का इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक ना। तो धातु के सतह पर के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितना कम से कम ऊर्जा की जरूरी पड़ेगा उसे कार्यफलन कहते हैं। ठीक है ना। इसको आगे हम
एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि कार्यफलन का आपको परिभाषा पूछ दे तो आपको बताना है कि वह ऊर्जा का न्यूनतम मान जिससे धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके किसके प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके सतह से बाहर निकल जाते हैं, वह ऊर्जा का न्यूनतम मान क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है कि बोला गया है कि जब किसी धातु की सतह पर पर्याप्त मात्रा का एक वर्णीय प्रकाश, ठीक है ना, जब किसी धातु की सतह पर पर्याप्त मात्रा का एक वर्णीय प्रकाश, मतलब कि धातु की सतह पर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के जितना एनर्जी की जरूरी होगा उतना ही एनर्जी के लाइट यहाँ पे यानी कि पर्याप्त मात्रा का आएगा। अगर जितना जरूरी है निकालने के लिए उससे कम आएगा तो अपर्याप्त मात्रा होगा। तो धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन के लिए जितना पर्याप्त मात्रा का ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा आकर के प्रकाश आकर के टकराएगा, तो उस प्रकाश से इस धातु के सतह इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और जब ग्रहण कर लेंगे तो ग्रहण करके क्या होगा, पर्याप्त ऊर्जा जैसे ही मिल जाएगा तो इस सतह से क्या करेंगे, स्केप कर जाएंगे, सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक ना। और जैसे ही सतह को छोड़ करके बाहर निकलेंगे किसके द्वारा, फोटो के लाइट को स्ट्राइक करने के द्वारा, ठीक ना। लाइट जैसे स्ट्राइक किया वैसे ही ये पर्याप्त ऊर्जा लेकर के बाहर निकल जाएंगे। तो ये पूरी घटना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कहने का मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लाइट एक आ रहा है और ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। अब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो माना कि इसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है और भी लाइट आकर के टकराया। जैसा ही इसके पास ऊर्जा इतना हो जाएगा जिससे कि ये निकल सा है तो उतना मिनिमम एनर्जी जैसे मिल जाएगा इसको ना, तो ये भी ऊर्जा क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सतह को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये निकलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस निकले इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको डिफिनीशन को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। जब किसी धातु की सतह पर पर्याप्त मात्रा का एक वर्णीय प्रकाश जिसकी आवृत्ति ज़्यादा और तरंगदैर्घ्य कम हो पड़ता है तो धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगा तो वे इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलने लगते हैं। यानी कहने का मतलब जब पर्याप्त मात्रा का एक वर्णीय प्रकाश धातु की सतह से टकराएगा तो प्रकाश टकराने के बाद उससे धातु के इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे। जब उस इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त मात्रा ऊर्जा को हो जाएगा तो धातु के इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाते हैं, यानी बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के होने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये डिफिनीशन होगा और ये फोटो आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का पहला टॉपिक का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन नियम का क्या है। तो प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन का 4 नियम है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कितने नियम है, 4 नियम है, ठीक है ना। पहला नियम क्या कहता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के निम्नलिखित नियम है। इस तरीका से लिखना होता है जब नियम के बारे में लिखना रहे और मतलब कोई भी चीज़ें टर्म में लिखना, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखना पड़े तो उसको निम्नलिखित करके लिखा जाता है, ठीक ना। और जब ऐसे लिखोगे ना तो आपको जो है इंप्रेशन एग्जामिनर का बढ़ता है आपके प्रति, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम सीमा आवृत्ति के नियम है। सीमा आवृत्ति के नियम। और सीमा आवृत्ति नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि सीमा आवृत्ति के नियम क्या है, इस चीज़ को समझो। तो सीमा आवृत्ति का नियम में बताया जाएगा क्या कि मेटेलिक सरफेस पर क्या होगा, लाइट आके स्ट्राइक करेगा, लाके स्ट्राइक किया, ठीक है ना। तो लाइट आकर के स्ट्राइक किया तो इस लाइट के पास अलग फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ होगा। दूसरा लाइट आकर के स्ट्राइक किया तो इसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो माना कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए माना कि इसे 15 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का लाइट आना चाहिए यहाँ पे मेटेलिक सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। इसके द्वारा जब निकला, ये जब लाइट आकर के स्ट्राइक किया तो माना कि इससे
10 हर्ट्ज का लाइट आकर के टकराया और इससे आया, इससे माना कि इसे 15 हर्ट्ज का इससे आया, इसे 14 हर्ट्ज का आया, ठीक ना। और एक और लाइट लिए, एक और लाइट का रे लिए, इससे आया माना कि 15 हर्ट्ज का, 15 हर्ट्ज का, ठीक ना। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो इससे निकलने के लिए चूंकि इलेक्ट्रॉन को मिनिमम हर्ट्ज कितना जरूरी है? 15 हर्ट्ज का। 15 हर्ट्ज के आएगा तभी उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा और सफिशिएंट या पर्याप्त ऊर्जा मिलेगा, तब ये सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। चूँकि इसके पास 10 है और इसके पास 14 है, तो इन दोनों से कम फ्रिक्वेंसी आएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 और 14 जो है वो 15 से क्या है? कम है। तो इन दोनों से, इससे और इससे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। जैसे ही 15 वाला आएगा तो इससे पढ़ने, इस लाइट से इस लाइट स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस मिनिमम यानी कहने का मतलब 10 से भी नहीं निकला, 11, 12, 13, 14.9 भी देंगे तो भी नहीं निकला। लेकिन जैसे ही 15 हर्ट्ज के लाइट को इस पर स्ट्राइक करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इमिट हो जाएगा, ठीक ना। तो यह न्यूनतम मान, आवृत्ति का न्यूनतम मान, यानी कि आवृत्ति का न्यूनतम मान जिस पर से सतह के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो आवृत्ति के न्यूनतम मान को हम लोग सीमा आवृत्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब आवृत्ति का वह न्यूनतम मान, आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस न्यूनतम आवृत्ति पर सतह के इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमा आवृत्ति बोलते हैं, ठीक ना। तो सीमा आवृत्ति में क्या बोला गया कि सीमा आवृत्ति में ये बोला गया कि जो प्रकाश डाला गया प्रकाश का आवृत्ति, डाला गया प्रकाश की आवृत्ति, माना कि डाला गया प्रकाश की आवृत्ति कितना? 14 था, 14 हर्ट्ज था, और इसकी ज़रूरत कितना? 15 हर्ट्ज का है, ठीक ना। तो इसका ज़रूरत है 15 निकलने के लिए 15, तो यही 15 जो है ना न्यूनतम मान का 15 आएगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो डाला गया प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति से कम होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक ना। और जब डाला गया प्रकाश की आवृत्ति माना कि 15, 16, 17, 18 कुछ ही 15 से ज़्यादा कर देंगे, तो ये जैसे ही आकर के स्ट्राइक करेगा ना, तो इससे एनर्जी लेगा और एनर्जी ले करके, चूँकि 15 ही चाहिए था, 16, 17, 18 दिया गया, तो ये पुनः जो है एनर्जी ग्रहण करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये 15 जो है इस सीमा कहलाया आवृत्ति का, सीमा आवृत्ति कहलाया। इसलिए इस नियम को रखा गया सीमा आवृत्ति के नियम। यानी कहने का मतलब सीमा आवृत्ति से कम के आवृत्ति के लाइट टकराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, और सीमा आवृत्ति से ज़्यादा के आवृत्ति के लाइट अगर टकराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये बात बोला गया। तो कोई भी पूछ सकता है कि अगर सीमा आवृत्ति से ज़्यादा के आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो उससे क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? प्रकाश टकराएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो क्या सीमा आवृत्ति से ज़्यादा के रहेगा तो निकलेगा, और सीमा आवृत्ति से कम के रहेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सिंपल बात है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं क्या बोला गया सीमा आवृत्ति के नियम। जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं, ठीक ना, तो जिस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी न्यूनतम आवृत्ति पर डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसी न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? उसी न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? सीमा आवृत्ति बोलेंगे, सीमा आवृत्ति बोलेंगे। और इसे न्यू नोट से सूचित करते हैं। कितना से? न्यू नोट से, ठीक है ना, न्यू नोट से सूचित करते हैं। अगर प्रकाश की आवृत्ति माना कि डाला गया प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, ठीक ना, और सीमा आवृत्ति क्या है? सीमा आवृत्ति न्यू नोट है, और डाला गया प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति से कम है, ठीक ना। सीमा आवृत्ति से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर डाला गया प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, ठीक ना, आवृत्ति सीमा आवृत्ति जो कि न्यू नोट है उससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब डाला गया प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति से ज़्यादा होगा तो निकलेगा, और कम होगा सीमा आवृत्ति से तो वो नहीं निकलेगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नियम में बोला गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कि सीमा आवृत्ति के नियम में कि अगर सीमा आवृत्ति से डाला गया प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन सतह से छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, और सीमा आवृत्ति से कम के आवृत्ति के प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन सतह से छोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये बात है। अब तत्काल उत्सर्जन का नियम क्या है?
तत्काल उत्सर्जन का नियम क्या है? यानी कहने का मतलब कि आवृत्ति का ऐसा मान, यानी कि सीमा आवृत्ति पर ही तो बाहर निकलेगा ना। अगर सीमा आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश की सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बिना समय बिताए तुरंत सतह से निकल जाते हैं। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्काल उत्सर्जन का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका सीमा आवृत्ति से जैसे ही डाला गया प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा दे देंगे, क्या दे देंगे? ज़्यादा दे देंगे, तो वो बिना समय बिताए उस सतह को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चल जाते हैं। ठीक ना, ये बोला गया सीमा तत्काल उत्सर्जन के नियम में। तीसरा में बोला गया, तीसरा पॉइंट में, तीसरा नियम में बोला गया है तीव्रता का प्रभाव। तीव्रता मतलब इसको समझना किस तरीके से, तीव्रता को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कहने का मतलब ये मेटेलिक प्लेट है, ये मेटेलिक प्लेट है, इस यहाँ से लाइट आ रहा है, तो जितना घना होगा, यानी लाइट भी जो होगा उसका डेंसिटी हो ना, जितना ज़्यादा डेंस होकर के टकराएगा, तो यानी कहने का मतलब कि छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट आकर टकराया, और जितना ज़्यादा लाइट आकर टकराएगा उतना ही ज़्यादा ऊर्जा देगा, और जितना ज़्यादा ऊर्जा देगा उतना ही जल्दी क्या होगा, ज़्यादा संख्या में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। यही बात बोला गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझो। तत्काल तीव्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अगर डाला गया प्रकाश की आवृत्ति नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी कर लीजिएगा। आवृत्ति मतलब कि तीव्रता, डाला गया प्रकाश की तीव्रता सीमा तीव्रता से, सीमा क्या होगा, तीव्रता सीमा तीव्रता से ज़्यादा होगा तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। यानी जितना ज़्यादा डेंस से करके हम लाइट स्ट्राइक करवाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उनकी अधिकतम गति ऊर्जा नहीं बढ़ती है। यानी कहने का मतलब कि उसका भागने का रेट जो है सारे इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, लेकिन संख्या क्या होगा, पहले इंटेंसिटी अगर कम है तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे ना, घनत्व बढ़ा देंगे लाइट को स्ट्राइक करने का, तो उससे वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। माने कि पहले 2 गो निकल रहा था तो अब कितना निकलने का, 4 गो निकलेगा। यानी कहने का मतलब सीमा तीव्रता से ज़्यादा तीव्रता के लाइट को, प्रकाश को स्ट्राइक कराएंगे तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ना कि उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उसका स्पीड बढ़ता है। ठीक ना, गति वही रहता है लेकिन निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। माने कि पहले 10 गो निकल रहा था तो अब 100 गो हो सकता है निकलेगा, 5000 निकलेगा, संख्या बढ़ते जाएगा जैसे जैसे इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है आवृत्ति नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीमा की आवृत्ति नहीं, सीमा की तीव्रता, सीमा की या आवृत्ति नहीं, तीव्रता करना है, तीव्रता लिखना, और ये आवृत्ति को हटा करके तीव्रता कर देना इसमें, तीव्रता बाद बाकी वही चीज़ें हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, आवृत्ति का प्रभाव क्या है, आवृत्ति का प्रभाव। अभी हम लोग आवृत्ति का प्रभाव देखें, फ्रिक्वेंसी। अब अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से निकले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन वही निकलेगा, उतना ही निकलेगा, लेकिन ये जो बहुत तेज़ी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा। माना कि आवृत्ति 10 हर्ट्ज पर निकल रहा है, इसका 10 हर्ट्ज पर इसका स्पीड माना 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज दैट। ठीक ना। और इसका लाइट स्ट्राइक करने इंटेंसिटी बढ़ा करके 20 हर्ट्ज कर दिए, कितना, 20 हर्ट्ज कर देंगे, तो अब निकलने वाला लाइट का स्पीड जो होगा ना वो 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक ना। और तीव्रता बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो ये जो है आपका 4 नियम में ये बातें बताया गया है। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन के द्वारा जो आपका फॉर्मूला दिया गया है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव में, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइंस्टीन महोदय के द्वारा क्या बताया गया था कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटोन नामक कणों से बना होता है। ठीक है ना। फोटोन किससे बना है, फोटोन कण से मिलकर के बना है। प्रत्येक फोटोन के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होता है। क्या होता है,
हर एक फोटोन के पास निश्चित मात्रा में ऊर्जा होता है, और एक फोटोन का ई एनर्जी जो होता है h न्यू होता है, या इसी एक फोटोन के पास लैम्डा के रूप में यानी तरंगदैर्घ्य के रूप में hc/लैम्डा होता है। ठीक ना। तो ये कहने का मतलब यही एक ही फोटोन का एनर्जी है, ये भी एक ही फोटोन का एनर्जी है, तो हम एक जगह हम लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू hc/लैम्डा। यही एनर्जी का वैल्यू होगा, hc/लैम्डा का मान होगा h न्यू होगा। एच क्या है? प्लैंक नियतांक, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ई जो है से क्या प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा है। ठीक ना। सी क्या है? स्पीड की चाल है, प्रकाश की चाल है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लैम्डा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है, और ये न्यू क्या होता है? प्रकाश की आवृत्ति होता है। तो यही लैम्डा और यही फ्रिक्वेंसी पर, आवृत्ति पर क्या करता है? फोटोन का ऊर्जा मतलब निर्भर करता है। ठीक है ना। कार्यफलन एक टर्म क्या है? कार्यफलन, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। कार्यफलन जिसको इंग्लिश में वर्क फंक्शन, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम लगाना बहुत जरूरी है। जितना कम से कम ऊर्जा की जरूरी पड़ेगा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, वही ऊर्जा का न्यूनतम मान कहलाता है क्या? कार्यफलन। तो कार्यफलन को हम लोग क्या h न्यू या hc/लैम्डा नॉट, न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड यानी सीमा आवृत्ति, और लैम्डा नॉट क्या है? सीमा तरंगदैर्घ्य है। तो इस तरीक़ा से आपको जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न को हम यहाँ पे क्या किए हैं? हल किए हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। आप इजी तरीक़े से अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक ना। और अपनी भाषा में वहाँ पे आराम से आप क्या कर सकते हैं? डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।